नमस्कार मेरी प्यारी YouTube की लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक और पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ी हुई बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लेकर के आ चुका हूं। आज की जो घटना मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, यह एक वास्तविक घटना पर आधारित है और हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई को बयां करती है। और ये चीज़ केवल एक घर में नहीं है, बल्कि हमारे देश की हर घर की कहानी यही है। ये कहानी हमें बंगाल के रहने वाले एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को फॉलो करने वाले इंसान ने शेयर की है, जो इन अलौकिक शक्तियां के बारे में अक्सर रिसर्च करते रहते हैं। और शायद ये उनके ऊपर भगवान की एक विशेष कृपा भी है कि उन्हें ऐसी चीज़ें दिखाई देती है। तो जो भी लोग ऐसी ही समस्या से ग्रसित हुए होते हैं, वो उनका इलाज भी करते हैं। और ऐसे कई सारे अनुभव उन्होंने अपने खुद के लाइफ में लिए हुए हैं और कई लोगों को उन्होंने इस चीज़ के छुटकारा दिलाया है। तो आज ऐसा ही एक हादसा उन्होंने हमारे साथ भी शेयर किया है। तो स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा दर्द और पीड़ा है और समाज की एक कड़वी सच्चाई है। यह स्टोरी सिर्फ किसी एक घर की नहीं है, बल्कि ये उस सच्चाई को बयान करती है जो हमारे समाज में कहीं ना कहीं हर घर की कहानी बन चुकी है। स्टोरी एक ऐसी महिला की है जो इस समाज से अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए मौत से भी आगे चली जाती है। और जिस शख्स ने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की है, वो इस स्टोरी को हमें अलग अलग टाइम पीरियड के अनुसार बता रहे हैं कि आज से 25 साल पहले इस हादसे के होने की जड़ें क्या थी और फिर आज प्रेजेंट टाइम में वो चीज़ें निकल कर सामने कैसे आई। तो इससे आप पूरी घटना को अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे यही कहूँगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से कमाल की स्टोरीज लेकर आते हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी तक भी हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज़ आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियाँ मैं दे सकूँ। और हाँ, जो भी साथी कहानी सुन रहे हैं वो अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टोरी को उसी इंसान के पर्सपेक्टिव से सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवतार बैनर्जी है। मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। आप इसे प्रभु की कृपा समझे या मेरी साधना का फल। बचपन से ही मुझे अलौकिक और पारलौकिक शक्तियों के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी। क्या यह सब चीज़ें वास्तव में होती हैं या नहीं, इसलिए मैंने अपने पढ़ने के विषय भी अपने रुचि के अनुसार ही लिए थे। और मैं तो इसे भगवान भोले शंकर की कृपा मानता हूँ कि मुझे अपनी साधना करने के लिए बहुत ही अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ था, जो मुझे इस मार्ग पर किस तरह चलना है यह सिखा रहे थे। मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को भूत प्रेत, आत्माओं, पिशाचों, प्रेतों आदि शक्तियों द्वारा पीड़ित होते हुए देखा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, उनका पूरा अस्तित्व ही खतरे में आ जाता है। मैं यहाँ आपसे एक घटना साझा करना चाहूँगा। एक भले घर की औरत थी। उसे एक प्रेत ने इतना परेशान कर दिया कि वह अपनी लाज शर्म सब भूलकर बिल्कुल पागल ही हो बैठी थी। आप जानते हैं किस लिए? केवल इसलिए कि उस औरत के घने लंबे बाल उस प्रेत को बहुत पसंद आ गए थे। उस औरत की जो दशा उसे प्रेत ने की थी, मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता। किसी तरह अपने गुरु के आशीर्वाद से मैंने उस औरत को उस प्रेत से छुटकारा दिलवाया। लेकिन एक चांद से मुखड़े वाली औरत की जो दशा उस प्रेत ने कर दी थी, वह बताना लगभग असंभव सा है। उसके गोरे मुखड़े को उस प्रेत ने ऐसा कर दिया था जैसे चांद पर ग्रहण लग गया हो। वह औरत अपने ही चेहरे को इतनी बुरी तरह नोचती कि उसके निशान आज तक उसके चेहरे पर हैं। आंखों के नीचे काले घेरे इस कदर छा गए थे जैसे किसी ने आंखों के नीचे काला रंग कर दिया हो। खैर छोड़िए, इस तरह के बहुत से किस्से हैं जो मैंने अपने जीवन काल में देखे थे, जिन्होंने मेरा मन बहुत ही व्यथित कर दिया था। लेकिन एक किस्सा मैं आपसे ज़रूर बताना चाहूँगा, जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि इस धरती से मानवता शायद खत्म ही हो गई है। कैसे अपने ही परिवार के लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, केवल लड़का और लड़की में भेदभाव के कारण। एक पोते की चाह में एक परिवार का क्या हाल हुआ, वह आप खुद ही सुनिएगा। एक बेटे की चाह और लड़का लड़की में भेदभाव ने इस परिवार को अंदर से तोड़कर रख दिया। सोचिए, जब एक पोते की ख्वाहिश में पूरा परिवार
अपनी ही बहू को जीते जी मौत के दरवाजे तक पहुंचा दे, तब आप समझेंगे कि समाज की ये मानसिकता कितनी जहरीली हो चुकी है। एक लड़की भी उतनी ही अहम होती है जितना एक लड़का, पर फिर भी उसे हमेशा एक बोझ समझा जाता है। एक माँ, एक बहू, एक बेटी, सभी रिश्ते उसकी वजह से ही तो हैं। लेकिन जब उसी लड़की को इस दुनिया में आने का हक नहीं दिया जाता, तो सोचिए आपका घर कैसे बचेगा, आपका वंश कैसे चलेगा। लेकिन यह घटना सुनाने से पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि लड़का और लड़की में भेदभाव बंद कीजिए। घर को चलाने वाली, अंश को बढ़ाने वाली भी लड़की भी होती है। यदि आप लड़कियों को इस दुनिया में आने ही नहीं देंगे, तो आपका घर कौन चलाएगा और आपका वंश कौन चलाएगा। तो ये घटना आज से 25 वर्ष पहले शुरू होती है, जो आज वर्तमान में भी चल रही है, लेकिन इसकी शुरुआत 25 साल पहले हो गई थी। तो मैं आपको वहीं से शुरू करके बताता हूँ। महेंद्र ने लगभग चिल्लाते हुए अपनी माँ से कहा, यह कैसी सब्जी बनाई है आपने? मैंने कहा था हलवाई बुलवा लो, पर इस घर में मेरी सुनता कौन है? महेंद्र की बड़ी बहन रचना ने कहा, हाँ हाँ, जाओ जाकर आदमियों के बीच में बैठो, बेकार में यहां औरतों में करने क्या आए हो तुम? महेंद्र की मां सुमित्रा ने बड़बड़ाते हुए कहा, हलवाइयों को तो ऐसे बुलवा रहा है जैसे लड़का पैदा किया हो। पर इतने ही ऊंचे स्वर में जो केवल भीतर लेटी नंदिनी के कानों में पड़ सके। नंदिनी का रोम रोम तड़प उठा। अपनी गोद में लेटी हुई अपनी बिटिया को देखा उसने तो सारा दर्द, सारी व्यथा वह भूल गई। सुमित्रा ने साड़ी लगभग बेड पर फेंकते हुए नंदिनी से कहा, ले, ये नई साड़ी तेरे घर से आई है और ये लड़की के कपड़े, इसे पहनाकर बाहर आ जाओ। हवन शुरू होने वाला है। कितनी बार कहा है, कम से कम कपड़े तो हमारी हैसियत के अनुसार दिया करो। हमने कौन से सोना चांदी मांग लिए, पर वो भी ढंग के नहीं दिए जाते। नंदिनी ने अपनी 21 दिन की बिटिया की तरफ सजल नेत्रों से देखा और उसके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ गई। नंदिनी ने हंसते हुए अपनी गुड़िया को कपड़े पहनाए। चलो बिटिया, अब हम नए नए कपड़े पहनेंगे। नानी माँ ने कपड़े भेजे हैं अपनी गुड़िया रानी के लिए। फिर अपने मायके से आई हुई साधारण सी साड़ी को अपने माता पिता की आशीष समझकर उसने पहन लिया। बाहर हवन शुरू हो चुका था। हवन पूर्ण हुआ और बिटिया के नाम का अक्षर निकला र। नंदिनी के पिता और भाई आए तथा यथासंभव सभी परिवार वालों के लिए कपड़े आदि लाए। नंदिनी बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि अपनी गुड़िया का नाम क्या रखें। तभी रसोई से फिर चिल्लाने की आवाज आने लगी। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, लाइए माँ जी, अब तो हवन हो गया है, लाइए सब्जी, मैं ठीक कर दूं। आप इतने में पुड़ियां तल लीजिए। और लग गई रसोई में अपनी ड्यूटी पर। दरअसल 1 वर्ष पहले ही महेंद्र और नंदिनी की शादी हुई थी। साल भर में ही उन्हें एक प्यारी सी बिटिया मिल गई। आज 21 दिन होने के बाद उनका शुद्धिकरण और नामकरण हवन हुआ था। पर जब से सभी घर वालों ने नंदिनी के हाथ का खाना खाया था, उन्हें किसी के हाथ में भी अब मजा नहीं आता था। नंदिनी ने सब्जी को दोबारा छोंका लगाया और खीर में भी और मेवे डालकर उसे बढ़िया किया। तभी सासू ने फिर ताना मारा, हाँ हाँ, सारे मेवे पलट ले, तेरा बाप आया हुआ है, उसे बोलना 5 किलो घी भी बेटी को भेजना बस की नहीं है क्या? तभी रचना ने कहा, माँ, कभी तो समय देखकर बात किया करो तुम। नंदिनी ने रसोई में से देखा, उसके पिता उससे मिलने रसोई में ही आ रहे थे और उन्होंने उसकी सास की बात सुन ली थी। दोनों पिता और बेटी ने एक दूसरे को सजल नेत्रों से देखा और उसके पिता बेबस होकर रोने लगे। सभी अतिथि भोजन की तारीफ करते हुए प्रसन्न होकर गए, पर नंदिनी की आंखों से उसके पिता की बेबस तस्वीर नहीं जा रही थी। न तो नंदिनी के पिता नंदिनी से बोले और ना ही नंदिनी ने अपने पिता से कोई बात की, लेकिन जो टीस और दर्द उसके सीने में उठ रहा था वह किसी को बता भी नहीं सकती थी। महेंद्र को यह सब बातें बताकर नंदिनी घर में कलह नहीं करवाना चाहती थी, पर मन ही मन इन बातों को दबाकर पता नहीं वह कितना समय और गुजार सकती थी। इस तरह तो मन में बोझ बढ़ता ही चला जाता है। आज सोचता हूं कि नंदिनी ने उस समय अगर अपने लिए आवाज उठाई होती तो आज उसकी जो दशा मैंने अपनी आंखों से देखी है वह न हुई होती। 25 साल बाद अब हम सीधे वर्तमान समय में आते हैं।
रिमझिम की चाची सास ने हंसते हुए कहा, अरे ओ रिमझिम बहू, तुम्हारे पापा आ गए हैं। ये लो तुम्हारे और लल्ला के कपड़े, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। वैसे एक बात कहूं रिमझिम, भले ही तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, पर तुम्हारे पापा ने छोटी से छोटी चीज का भी ख्याल रखा है। इतने अच्छे कपड़े और कड़ूला लाए हैं लल्ला के लिए कि सब तारीफ कर रहे हैं। रिमझिम हंसते हुए अपनी साड़ी बदलने लगी। उसका ध्यान अपने 21 दिन के लड़के की तरफ से हल्का सा चूक गया। तभी एक काले रंग की बिल्ली दबे पैर बिस्तर पर चढ़ गई और वह अपना पंजा उस रुई के फोहे जैसे बच्चे को मारने ही वाली थी कि तभी किसी ने बिजली की फुर्ती से उस बिल्ली को इतने बलपूर्वक दीवार पर पटका कि वह वहीं ढेर हो गई। नीचे ढोल बज रहे थे तो रिमझिम का ध्यान भी नहीं गया उस ओर। वह तैयार होकर अपने लल्ला को तैयार करने के लिए बस मुड़ने ही वाली थी कि तभी उस मृत बिल्ली को कोई बड़ी ही फुर्ती से घसीटते हुए बाहर आंगन की तरफ ले गया। फिर एक गड्ढा खोदा गया और उस बिल्ली को उसमें दफन कर दिया गया। थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा था जैसे उस बिल्ली को कोई नोच नोच कर खा रहा हो। बहुत ही भयानक कट 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 की आवाज आ रही थी। पता नहीं ये कौन सी कला थी जिससे रिमझिम अभी तक अपरिचित थी। पर सबसे हैरानी की बात यह थी कि यह सब कौन सी अदृश्य शक्ति कर रही थी, ये किसी को खबर नहीं थी। ये सब करते हुए कोई नजर नहीं आ रहा था। तो कौन थी यह अदृश्य शक्ति? कोई भूत, कोई साया? आखिर कौन? रिमझिम का कुआं पूजन खूब अच्छी तरह संपन्न हुआ। रिमझिम की मां तो इस दुनिया में नहीं थी, पर उसके पिता महेंद्र सिंह ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी थी। छोटी से छोटी बात का भी पूरा ध्यान रखा गया था। रिमझिम की साड़ी उसके पिता ने खास कारीगरों से कहकर बनवाई थी। उसमें सोने और चांदी की कढ़ाई करवाई गई थी। यह उसकी मां की इच्छा थी। अपने नाती के लिए सोने के कड़े लाए थे। घर के सभी सदस्यों के लिए कपड़े आए थे। रिमझिम की ननद और सास के लिए सोने की बालियां आई थीं। अपने दामाद आदर्श के लिए भी घड़ी व चेन का प्रबंध किया था उन्होंने। पर इतना करते हुए भी रिमझिम की सास ने मुंह फुला रखा था, यह कहते हुए कि मेरे भतीजे के ससुराल से तो गाड़ी आई थी लड़का होने पर। सभी रिश्तेदारों ने विदा ली और रात होने तक केवल घर ही के लोग रह गए थे। रिमझिम अपने दुधमुहे बेटे को सुलाकर अपने पति आदर्श के साथ कमरे में ही रखे हुए एक झूले पर बैठ गई। झूले के सामने एक खिड़की थी जहां से उनके खेत खलिहान दिखते थे। बड़ी ही प्यारी जगह पर स्थित था उनका मकान। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। रिमझिम ने आदर्श के सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा, आप जानते हैं मेरा नाम रिमझिम किसने रखा? आदर्श ने उसे अपने अंक में भरते हुए कहा, जी नहीं जनाब, आप बताइए, हम क्या जाने। रिमझिम ने अपनी मां को याद करते हुए कहा, मां ने वह बताती थी कि जब मेरा जन्म हुआ था तो ऐसे ही मूसलाधार बारिश हुई थी और बहुत बिजली कड़की थी। मेरे नाम का अक्षर भी र निकला था, तो मां ने मेरा नाम रिमझिम ही रख दिया। आदर्श ने हंसते हुए कहा, वैसे तुम्हारा नाम बिजली भी रखा जा सकता था, क्योंकि जब तुम गुस्से में होती हो तो बिल्कुल बिजली की तरह कड़कती हो। और दोनों हंसने लगे। तभी रिमझिम की नजर अपने बेटे पर पड़ी। वह एक ही और तक के हंस रहा था, जैसे कि कोई उससे हंस रहा हो, खेल रहा हो, पर नजर तो कोई भी नहीं आ रहा था। रिमझिम ने अपने बेटे की तरफ देखा। वह तालियां मार मार कर हंस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस छोटे से मुन्ने को कोई खिला रहा हो। मुन्ना एक और तकता जाता और खूब हंसता, जैसे उसे कोई दिख रहा हो, लेकिन रिमझिम को तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। फिर रिमझिम को याद आया कि उसकी दादी माँ कहा करती थी कि छोटे बच्चों का भगवान से सीधा संबंध होता है और वह उन्हें दिखते भी हैं, वही उन्हें हंसाते रहते हैं। रिमझिम ने यह सोचकर इस विचार को अधिक महत्व नहीं दिया। रिमझिम ने पूछा, आदर्श जी, आपने कोई नाम सोचा? आदर्श ने दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहा, मैं अपने बेटे का नाम बहुत सोच विचार करके रखूंगा। उसका नाम यूनिक होना चाहिए, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं। रिमझिम हंसने लगी। थोड़ी देर बाद ही उसे बच्चे के रोने की आवाज आई और वह शिशु को गोद में लेने के लिए आगे बढ़ी, पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि बिस्तर के बिल्कुल किनारे धरती पर गंदा पानी बिखरा हुआ था। और तो और रिमझिम ने स्पष्ट महसूस किया
बर्फ जैसी सर्द ठंडक को। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बर्फ जैसे ठंडे शरीर से रिमझिम का शरीर स्पर्श हुआ हो। उसमें साफ महसूस किया था किसी की ठंडी छुअन को। कुछ क्षणों के लिए रिमझिम स्तब्ध रह गई। फिर उसने आदर्श को बुलाया और वह पानी दिखाया। रिमझिम ने कहा, देखिए आदर्श जी, यहां यह पानी कैसे आया? आदर्श ने बेफिक्री से कहा, बारिश का मौसम है रिमझिम, खिड़की खुली हुई है, हवाओं के साथ आ गया होगा पानी और इकट्ठा हो गया होगा और बाहर की ओर चला गया। नीचे से उसकी मां आवाज दे रही थी। पानी तक तो ठीक था। रिमझिम ने मान लिया कि पानी की बूंदें हवाओं के साथ हो सकता है आ गई हो, लेकिन जो स्पर्श उसने महसूस किया था वह तो झूठ नहीं हो सकता था। ये आखिर था क्या? फिर उसने किसी की हंसने की आवाज सुनी जो बहुत तीखी थी। रिमझिम बहुत डर गई, लेकिन उसने पूरे कमरे का मुआयना किया। किसी को न पाकर उसने प्रभु का ध्यान किया और बच्चे के दोनों ओर तकिए लगाए वो उसके लिए दूध लेने रसोई में चली गई। अभी उसने कमरे से बाहर पैर भी नहीं रखा था कि ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे हंसते हुए खेल रहा हो, और उसके साथ ही उसने सुनी मुन्ने की किलकारियां। यकीनन मुन्ना बहुत खुश था। नीचे जाने पर रिमझिम ने महसूस किया कि रसोई में उसकी सास शर्मिला देवी के ऊंचे स्वर में आवाज साफ आ रही थी। उसकी सास अपने बेटे आदर्श से उलाहने भरे स्वर में शिकायत कर रही थी। शर्मिला देवी ने नाराजगी जाहिर की। यह तो अच्छी बात नहीं है बेटा कि अपनी लड़की और जमाई को राजी कर दो, बाकी सब जाएं तेल लेने। आदर्श ने हैरान होते हुए कहा, आपके लिए भी तो सोने के जेवर और कपड़े आए हैं ना, और क्या चाहिए? शर्मिला देवी ने हाथों की उंगलियों को नचाते हुए कहा, हाँ हाँ, हमारे लिए साधारण कपड़े और अपनी बिटिया को सोने चांदी की कढ़ाई वाली साड़ी। आदर्श ने हैरान होते हुए कहा, वो साधारण कपड़े हैं? क्योंकि सभी कपड़े काफी महंगे थे। शर्मिला देवी ने चुभता हुआ तीर छोड़ा, तुम तो जोरू के गुलाम बनते जा रहे हो। आदर्श ने कहा, मां, इसीलिए मैं दहेज के सख्त खिलाफ था। आपको कितना भी दे दो, पर आपको हमेशा उसमें कमी ही नजर आएगी। मैं पापा को कह दूंगा कि आइंदा से इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपको भी जहर उगलना है और अब भी आप वही कर रही हैं। रसोई में यह सब वार्तालाप सुनती हुई रिमझिम चुपचाप अपने कमरे में आ गई। मुन्ना वैसे ही हंस रहा था। मुन्ने को गोद में उठाकर वह उसे दूध पिलाने लगी। उसका मन भारी होने लगा। उसने समय देखा तो रात के 10 बज रहे थे। उसने अपने पिता को फोन करने की सोची। फोन उठाते ही उसके पिता बोले, हाँ बिजली, कैसा है मेरा शेर? उसके पिताजी ने कभी यह गिला नहीं किया था कि उनका लड़का नहीं है। वह सदा उसे ऐसे ही बुलाते थे। ठीक हूं पापा। इतना कहते ही उसकी आवाज भर गई। उसके पिताजी बोले, अरे मेरा शेर रो क्यों रहा है? बता मुझे, किसी ने कुछ कहा है क्या? बता मुझे, किसे अपनी जान प्यारी नहीं है? रिमझिम बोली, सबको प्यारी है पापा, बस माँ की याद आ रही थी। मुझे माँ की बहुत कमी महसूस होती है पापा। कभी कभी माँ होती तो कितना अच्छा लगता। इतना सुनते ही उसके पिताजी चुप हो गए। अच्छा पापा, अपना ख्याल रखना, रखती हूं, कहकर रिमझिम ने फोन रख दिया। मुन्ना भी सो गया था। उसने मुन्ने को बिस्तर पर सुला दिया और अपने पापा द्वारा दी हुई साड़ी को निकालकर देखने लगी। उसकी मां नंदिनी की यही इच्छा थी कि रिमझिम के कुआं पूजन पर उसे सोने चांदी की कढ़ाई वाली साड़ी दी जाए। उसकी मां की इस इच्छा का बखूबी मान रखा था उसके पिता ने। उसने वह साड़ी अपने अंक में भर ली, जैसे अपनी मां के गले लगी हो। पिताजी से वह खुलकर बात भी नहीं कर सकती थी और मां थी नहीं। मां होती तो सारी बात वह उनसे करके अपना मन हल्का कर लेती। उसका रोना छूट गया, पर रिमझिम को महसूस हुआ जैसे कोई उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेर रहा हो, पर वह हाथ बहुत अधिक ठंडा था। आदर्श ने कमरे में आते हुए कहा, सासू मां के ताने सुन लिए क्या? और रिमझिम को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। आदर्श ने कहा, जब तक मैं हूं किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। घड़ी ने रात के 12 बजने की घोषणा की और सभी घर वाले सो गए। सबकी नींद खुली सुबह के 4 बजे शर्मिला की चीखों से। रिमझिम के सास शर्मिला देवी का बहुत ही बुरा हाल था। उनकी साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी, सर के बाल भी काफी हद तक उखाड़ लिए गए थे और एक पैर पूरी तरह मुड़ गया था। उनको देखकर सभी की चीख निकल गई थी।
इतना बुरा हाल आखिर उनका हो कैसे गया? उसका कहना था कि किसी ने सीढ़ियों पर उसके बाल खींचे, वो उसे धक्का मार दिया। पैर में दर्द के मारे उससे रुका नहीं जा रहा था। डॉक्टर ने आते ही बता दिया कि उनका पैर टूट गया है। वह बार बार कहे जा रही थी कि डॉक्टर नहीं, पंडित बुलवाओ, मैं गिरी नहीं हूं, मुझे गिराया गया है। पर कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आदर्श की मां के पैर की हड्डी टूट गई थी। पैर एक जगह से नहीं, पूरे 3 जगह से टूटा था। डॉक्टर ने कहा कि पूरे 3 महीने का आराम करना होगा। आनन फानन में रिमझिम की ननद रश्मि को बुलाया गया, क्योंकि रिमझिम स्वयं इस अवस्था में नहीं थी कि वह सबका ध्यान रख सके। ननद के आ जाने की वजह से रिमझिम की बहुत मदद हो गई थी। रश्मि अपने माता पिता के स्वभाव को जानती भी थी और समझती भी थी। आदर्श और रश्मि के लाख समझाने पर भी दोनों ही अपना लालची स्वभाव छोड़ने को तैयार नहीं थे। रिमझिम को आज भी याद था अपना शादी का दिन। रिमझिम के पिताजी ने खूब भव्य शादी की थी। उसमें किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया गया था। पर रिमझिम के ससुर ने शादी से 3 दिन पहले फोन करके कहा था कि बारात दहलीज तब पार करेगी जब उन्हें साधारण नहीं बल्कि महंगी वाली गाड़ी दहेज में दी जाएगी। रिमझिम के पिताजी ने भले ही उसे कुछ न बताया हो, पर आनन फानन में गांव का खेत क्यों बेचा गया वह अच्छी तरह समझती थी। दहेज के लालची लोग कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, चाहे आप उन्हें चांद का टुकड़ा ही लाकर क्यों न दे दें। लेकिन फिर भी रिमझिम के पिताजी ने अपना सर्वस्व रिमझिम की शादी में लगाया था, और जो कुछ भी था वह रिमझिम का ही तो था। लेकिन फिर भी रिमझिम के सास ससुर उसकी अहमियत नहीं समझ रहे थे। साथियों, वर्तमान समय की बात को और आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको रिमझिम की मां नंदिनी के साथ 20 साल पहले जो हुआ था उसको बताता हूं। नंदिनी रिमझिम के पापा से कहती है, सुनिए जी, रिमझिम 5 साल की हो गई है। आपको नहीं लगता कि अब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए? इतने साल बीत गए, अब आपको नहीं लगता कि हमें उसके छोटे भाई बहन के बारे में सोचना चाहिए? महेंद्र ने कहा, तुम ही बताओ नंदिनी, मैं क्या करूं? कितने डॉक्टरों को तो मिल चुके हैं। चारों ओर से हताश होकर अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। तुम भी अपने मन में सोचती होगी कि कैसा पति लिखा था तुम्हारी किस्मत में जो तुम्हें कोई सुख नहीं। नंदिनी ने महेंद्र के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, शश शश, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे यह सब मत सुनाया कीजिए। आप में मेरी आत्मा बसती है, मेरी सारी दुनिया आप हो। यदि किसी बीमारी की वजह से मुझ में कोई कमी आ गई तो क्या आप मुझसे प्यार करना छोड़ देंगे? पर मुझे सिर्फ एक ही चिंता खाए जा रही है, हमारे बाद रिमझिम बिल्कुल अकेली रह जाएगी। इतनी बड़ी दुनिया में उसे बिल्कुल अकेला छोड़कर मुझसे तो मरा भी नहीं जाएगा। महेंद्र ने नजरें चुराते हुए कहा, अरे तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। तुमसे और रिमझिम से ही मेरा जीवन सार्थक हुआ है, वरना मैं तो यूं ही जिए जा रहा था। यह कमबख्त मधुमेह मुझे कहां से चिपट गया। 35 की उम्र में मुझे 55 का कर दिया इसने। दरअसल महेंद्र को बचपन से ही मधुमेह की बीमारी थी। यही बात उसके विवाह के भी आड़े आ रही थी। कहीं भी उसके विवाह की बात चलती तो कोई न कोई चुगली कर देता। फिर एक दिन महेंद्र को मंदिर में नंदिनी मिली। महेंद्र को नंदिनी पहली नजर में भा गई। फिर महेंद्र का मंदिर रोज आना जाना शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वह मंदिर के बाहर पूजा अर्चना की सामग्री की दुकान चलाने वाले शर्मा जी की बेटी है। उनकी हैसियत में जमीन आसमान का अंतर है। उसके माता पिता जितने समृद्ध थे उतने ही कंजूस भी थे। काफी सोचने के बाद महेंद्र ने तय किया कि चाहे उसे अपने माता पिता के विरुद्ध जाना पड़े, पर वह नंदिनी से शादी करके ही रहेगा। सबसे पहले उसने अपने घर बात की, पर उसकी आशा के विपरीत उसके माता पिता मान गए। शायद महेंद्र की बढ़ती उम्र देखकर वह भी अंदर ही अंदर समझ गए थे, और वह पहुंच गए नंदिनी का हाथ मांगने। नंदिनी के पिता ने भी सोचा कि इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, बिटिया राज करेगी, और यही उनकी पहली व आखिरी गलती थी। बेशक महेंद्र में कोई कमी नहीं थी, और नंदिनी को दिया गया प्रत्येक वचन भी उसने पूरी निष्ठा से निभाया भी, पर उसके माता पिता सदैव उसके मायके वालों की गरीबी को लेकर ताने मारते रहते।
शादी के 2 या 3 वर्ष पश्चात ही महेंद्र में कुछ शारीरिक कमी आ गई थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब वह बच्चा पैदा करने में अक्षम है, पर नंदिनी फिर भी बार बार अपने मन की तसल्ली के लिए कभी किसी डॉक्टर के और कभी किसी डॉक्टर के चक्कर लगाती रहती। पर इस बार महेंद्र व नंदिनी का वार्तालाप उसके सास ससुर ने सुन लिया था। नंदिनी को नहीं पता था कि कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली थी। महेंद्र को उसकी बहन रचना के घर दूसरे शहर भेज दिया गया था। रात के 9 बज रहे थे। नंदिनी सभी को खाना खिलाकर रिमझिम को सुलाने जा रही थी। तभी उसकी सास ने चिल्लाते हुए कहा, अरे ओ डायन, मेरे बेटे को कौन से डॉक्टरों के पास लेकर जा रही है? आदमियों में भी कभी कमी होती है क्या? मेरे जवान बेटे का क्या हाल कर दिया अभागिनी ने। तभी नंदिनी की सास ने उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए कहा, रुक जा दुष्ट कुलटा, तुझे अभी बताती हूं। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को नामर्द कहे और तू सती सावित्री बन रही है। जिस दिन से इस घर में आई है, हमारा तो नाश कर दिया डायन ने। नालायक औरत एक लड़का तक पैदा करने की हैसियत नहीं है और चली है हमारे खानदान की बहू बनने। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मेरे बेटे को यह पसंद आ गई। अरे पसंद आ भी गई थी तो 2-4 दिन मौज मस्ती करके छोड़ देता, लेकिन वह तो इसे बहू बनाकर ही ले आया। मनहूस एक भी रुपया दहेज में नहीं लाई, फिर भी हमने इसे स्वीकार किया, यह सोचकर कि चलो कुछ भी नहीं करेगी तो वंश तो चलाएगी। लेकिन यह मनहूस तो इस लायक भी नहीं है। मुझे तो लगता है जब तक यह जिंदा रहेगी हमारे कुल का कल्याण नहीं हो सकता। तभी नंदिनी के ससुर ने उसे धक्का मारते हुए कहा, जी तो करता है कि इसे अभी इसी वक्त खत्म कर दूं। नंदिनी सीधे दीवार में जाकर लगी। नंदिनी के माथे में चोट शायद अधिक लग गई थी। वह वहीं बैठी रही, शायद उससे उठा ही नहीं जा रहा था। नन्ही रिमझिम रोते रोते ही सो गई, पर किसी ने भी उस फूल सी बच्ची को गोद में लेना उचित नहीं समझा। नंदिनी की सास ने उसके ससुर से पूछा, कहीं मर तो नहीं गई? नंदिनी के ससुर ने नफरत से कहा, अरे नहीं, बेहोश हो गई है। अरे जो बात इसने हमारे बेटे के मन में बैठा दी है, उसके सामने तो मेरा मन करता है इसे सच में ही मार दूं। नंदिनी को याद नहीं कि कितने घंटे तक वह वहीं बेसुध पड़ी रही। जब उसे होश आया तो तकरीबन रात के 2-2:30 बजे के आसपास का समय था। रिमझिम रोते रोते सो गई थी। घर की सभी लाइट्स ऑफ थी। नंदिनी ने अपने माथे पर हाथ फेरा। उसे महसूस हुआ जैसे कि रक्त बहते हुए सूख के वहां जम गया हो। जैसा नीम अंधकार घर में था वैसा ही बाहर भी था। बस मेंढकों के टर्र टर्र करने की आवाज आ रही थी। नंदिनी को लगा जैसा अंधकार इस समय फैला हुआ था वैसा ही अंधकारमय अब उसका जीवन था। वह फपक फपक कर रो पड़ी। अपने माता पिता को याद करके उसकी हिचकियां बंध गईं। बाहर बिजली के खंभे से आता हुआ प्रकाश रिमझिम के चेहरे पर पड़ रहा था। नंदिनी को याद नहीं कि वह उसे देखकर कब तक रोती रही, फिर रोते रोते वह कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। नंदिनी की सास ने उसे झंझोड़ कर उठाया। अरे आओ महारानी, सोती रहेगी या कुछ चाय पानी मिलेगा हमें? नंदिनी ने आंख खोलकर देखा तो पड़ोस की 4-5 औरतों के साथ उसकी सास खड़ी थी। नंदिनी की सास बोली, अपनी आंखों से देख लो बहन जी, सुबह के 7 बज रहे हैं और यह महारानी यहां पसर कर सो रही है। देखिए, खुद ही अपने चोट मार ली और हमारे लड़के को बहकाने के लिए ढोंग रचाने बैठी है। पड़ोस की सोमवती आंटी ने नंदिनी को समझाया, बेटा उठो, इसे अपना घर समझकर रहो, ऐसा नहीं करते हैं। नंदिनी ने उठने की कोशिश की पर उसका सिर चकर आ गया। बड़ी ही मुश्किल से वह उठी और वहां खड़ी सभी औरतों को ध्यान से देखते हुए स्नान घर में चली गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, पर जाते समय उसके चेहरे पर बड़ी ही व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, जैसे वह अपनी जिंदगी को ही चुनौती दे रही हो कि आखिर कितने दुख उसकी किस्मत में और लिखे हैं। तो साथियों, आज से 20 साल पहले नंदिनी के साथ उस घर में ऐसा बर्ताव किया जा रहा था। जिंदा रहते हुए ही उसकी जिंदगी नरक के समान हो गई थी। अब वर्तमान समय पर वापस लौट आते हैं। आज मौसम बड़ा ही सुंदर हो रहा था। हल्की हल्की बारिश की बूंदें व ठंडी ठंडी हवा ने मिलकर समय बड़ा सुहाना बना दिया था। रिमझिम रसोई में पकौड़े बना रही थी। रश्मि सबको परोस रही थी।
उनकी रसोई के बिल्कुल सामने सीढ़ियां थीं। रिमझिम रसोई से बाहर आकर फ्रिज में से धनिया निकालने लगी। जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ी, उसका पैर फिसल गया और वो औंधे मुंह सीढ़ियों पर गिर पड़ी। लेकिन तब सबकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई जब सबने रिमझिम को हवा में लटके हुए देखा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। फिर बड़े आराम से रिमझिम को वापस रसोई के सामने उतारा हो, ऐसा लग रहा था। सभी का मुंह खुला था, किसी के भी गले से आवाज नहीं आ रही थी। स्वयं रिमझिम भी सदमे में थी। उसने महसूस किया था जैसे किसी बहुत ही ठंडे शरीर ने उसे अपनी गोदी में भर लिया हो और उसे गिरने से बचाया हो। रिमझिम ने अटक अटक कर कहा, मुझे लगता है हमें पंडित जी से बात करनी चाहिए। वह बहुत ज्यादा डर गई थी। आज जो कुछ हुआ था उसके सामने अब किसी भी तरह के शक की कोई भी गुंजाइश नहीं बची थी। यकीनन इस घर में कोई ना कोई अलौकिक शक्ति आ चुकी थी। रिमझिम अपने कमरे में उसी झूले पर बैठकर बीते कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसे याद कर रही थी। मुन्ने का एकटक एक ही ओर देखकर हंसना, हरदम किसी के पास होने का एहसास होना, बिस्तर के पास पानी का इकट्ठा होना, और आज तो साक्षात किसी ने उसे थाम ही लिया था। उसे स्पष्ट एहसास हो रहा था जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। आदर्श ने बाहर से आते हुए पूछा, रिमझिम तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिमझिम ने आदर्श की तरफ देखते हुए पूछा, अब भी आप कहेंगे कि यह मेरा वहम है? आदर्श ने सोच में डूबे हुए कहा, नहीं रिमझिम, इस बार किसी को कोई वहम नहीं हुआ है। हम सब ने देखा जो भी हुआ, पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। अगर घर में कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए तो उसने तुम्हें बचाया क्यों? तुम्हें बचाना और मां को गिराना मैं समझ नहीं पा रहा हूं। रिमझिम ने कहा, अब हमारे तुम्हारे समझने से बहुत ऊपर हो चुकी है बात। यह कोई भी शक्ति हो, पर घर में ऐसे मैं नहीं रह सकती हूं। यह बहुत खतरनाक है। आदर्श ने एकदम उत्साहित होते हुए कहा, देखो रिमझिम, मुझे माँ पापा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उनकी सोच सिर्फ और सिर्फ लालच तक ही सीमित है। तुम्हें याद है जब हम वाराणसी गए थे तो हमें एक साधु मिले थे और उन्होंने कहा था आने वाले समय में यदि हमें कभी भी उनकी जरूरत पड़े तो हम उन्हें याद कर सकते हैं। दरअसल वह मेरे ही बारे में बात कर रहा था, मैं यानी कि अवतार बैनर्जी। रिमझिम ने पूछा, तो आप अब वाराणसी जाएंगे? आदर्श ने कहा, नहीं, हमारे घर के पास जो मंदिर है उन्होंने कहा था कि वहां सूचित करने से उन तक संदेशा पहुंच जाएगा। हमें वहीं सूचित करना होगा। साथियों, एक बार फिर आपको रिमझिम के बचपन में लेकर चलता हूं। रिमझिम 15 वर्ष की हो गई थी। बालिका ने बहुत ही सुंदर रूप लावण्य प्राप्त किया था, बिल्कुल अपनी मां की तरह। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और छरहरी काया। पढ़ाई लिखाई में सदैव नंबर 1 और कंठ में जैसे मां सरस्वती स्वयं आकर बैठ गई हो। सुबह सवेरे जब दोनों मां बेटी मिलकर आरती गाती तो मोहल्ले के लोग भी ध्यान से सुनते। महेंद्र भी मंत्र मुग्ध होकर अपनी बिटिया को ताकते रहते। उन्हें तनिक भी अफसोस नहीं था पुत्र न होने का। नंदिनी ने भी अब डॉक्टरों के चक्कर लगाने बंद कर दिए थे, पर कभी कोई व्रत और कभी कोई नियम। जैसे कोई बताता वह वैसा ही करती। व्रत उपवास कर करके उसका सुंदर मुख कुम्हाला गया था। रिमझिम के दादा दादी अब नंदिनी को सबके सामने कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि बालिका अपनी मां के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती थी, और यदि कोई कुछ कह भी देता तो वह अक्षर अक्षर महेंद्र को बता देती। पर एक दिन महेंद्र के मां बाप ने एक साजिश रची। महेंद्र की मां ने बहुत ही मधुर स्वर में कहा, बहू ओ बहू, तुम हमारे साथ वाराणसी चलो। वहां महादेव से पूजा अर्चना करेंगे और पुत्र रत्न की कामना करेंगे। वहां से निराशा नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा मन कहता है। नंदिनी ने हैरान होते हुए कहा, आप वाराणसी जा रहे हैं? महेंद्र की मां ने कहा, हाँ, कल सुबह की टिकट है, तैयारी कर लो। तुम, मैं और तुम्हारे पिताजी, हम तीनों चलेंगे। रिमझिम महेंद्र का ध्यान रख लेगी और हम 3 दिनों में वापस आ जाएंगे। नंदिनी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से महेंद्र की ओर देखा। महेंद्र ने कहा, जैसा ठीक समझो वैसा करो, मैं तो तंग आ गया हूं बेटा बेटा की रट से। और महेंद्र फिर से अखबार पढ़ने में व्यस्त हो गया। उसे नहीं पता था कि वह नंदिनी को आखिरी बार देख रहा है।
नंदिनी रिमझिम को प्यार से रिमू कहती थी। रिमू बेटा, पापा का अच्छी तरह ख्याल रखना और समय पर दवाई देना। मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी और अकेले कहीं बाहर नहीं जाना। रिमझिम ने नाक चढ़ाते हुए कहा, माँ मत जाइए ना, मेरा दिल नहीं मान रहा। ये दादा दादी एकदम से इतने अच्छे कैसे बन गए? क्या आप नहीं जानती ये कितने लालची और गिरे हुए लोग हैं? मुझे तो इनको दादा दादी कहने में भी शर्म आती है। नंदिनी ने कहा, नहीं रिमू, वो तुम्हारे दादा दादी हैं, ऐसे नहीं बोलते। सुबह महेंद्र तीनों को स्टेशन छोड़ आया। रेल चलनी शुरू हो गई, पर महेंद्र एकटक उसे जाते हुए देखता रहा। पता नहीं क्यों उसके पैर वहां जम से गए। फिर 2 दिन बाद खबर आई कि नंदिनी का पैर फिसल गया और वह गंगा मैया की गोद में हमेशा के लिए सो गई है। आनन फानन में महेंद्र और रिमझिम वाराणसी पहुंचे, पर नंदिनी अब कहां मिलने वाली थी। उस दिन के बाद रिमझिम अचानक बड़ी हो गई थी। अपने पापा का बहुत ध्यान रखती थी, पर महेंद्र के माता पिता की बहुत संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मरने से पहले महेंद्र के माता पिता का बहुत ही बुरा हाल हुआ था। उसके पिता अक्सर अपना सिर दीवारों से टकराते रहते, फिर वहीं बेहोश होकर गिर जाते। खून उनके माथे पर ठीक वैसे ही जम जाता जैसे नंदिनी के माथे पर जम गया था, और उसकी सास अक्सर उसका रसोई में हाथ जल जाता, या चलते चलते उसे ऐसे लगता जैसे किसी ने उसके बाल बुरी तरह नोचे हों। भरे बाजार में वह गंदी गंदी गालियां देती, स्वयं को मारती, और दोनों अपने कमरे में एक दूसरे से बिना बोले घंटों बैठे रहते। धीरे धीरे उनका खाना पीना भी छूट गया था। महेंद्र ने लगभग सभी डॉक्टर से उनका इलाज करवाया, लेकिन किसी भी इलाज से कोई भी सुधार नहीं हुआ। सभी डॉक्टर्स ने कह दिया कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं। वह दोनों इतने विभत्स हो चुके थे कि उनको कमरे में बंद करके रखना पड़ता था। लेकिन सच्चाई यह नहीं थी। हरदम वह किसी से डरते रहते थे। उनका कहना था कि उनके साथ कोई अन्य शक्ति भी रह रही है जो उन्हें तंग कर रही है, लेकिन किसी को कुछ भी नजर नहीं आता, और ऐसे ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण भी स्पष्ट समझ नहीं आया। तो कुछ ऐसा हुआ था नंदिनी के साथ और उसके सास ससुर के साथ, लेकिन सच्चाई क्या थी ये कोई नहीं जानता था। चलिए अब आपको मैं वर्तमान समय में वापस ले आता हूं। एक साधारण सी कमीज पैंट पहने लगभग 50 वर्षीय आदमी ने रिमझिम के ससुराल में आवाज दी, जी कोई है क्या घर में? रिमझिम के ससुर राजवीर सिंह ने दरवाजा खोलते हुए पूछा, आप कौन? अजनबी व्यक्ति ने कहा, जी आदर्श को बुलवा दीजिए, उनके आग्रह पर ही मैं यहां आया हूं। तभी आदर्श आ गया और उसने खुशी से कहा, अरे आप आ गए, मैं कब से आपकी राह देख रहा था। राजवीर सिंह ने आदर्श से पूछा, इनका परिचय? आदर्श ने कहा, पिताजी यह हमारी मदद करने आए हैं। यदि घर में कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए तो यह इसी समस्या को हल करने आए हैं। दिखने में साधारण पर असाधारण प्रतिभा के धनी यह अवतार बैनर्जी थे, यानी कि मैं। उम्र लगभग 70 से ऊपर थी, पर योग व आयुर्वेद के ज्ञान ने चेहरे पर उम्र की लकीरें खींचने ही नहीं दी। आदर्श से मेरी मुलाकात वाराणसी में हुई थी। मैंने उसी समय देख लिया था कि रिमझिम और आदर्श के साथ नंदिनी की आत्मा भी विचर रही थी। नंदिनी की आत्मा बहुत ही भयानक हो चुकी थी। सुंदर और प्यारी सी नंदिनी अब एक बहुत ही भयानक प्रेतनी बन गई थी। लेकिन इसका आशय किसी को भी नुकसान पहुंचाने का नहीं था। इसीलिए मैंने आदर्श से कहा था कि समय आने पर मुझे याद किया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इन बच्चों को मेरी मदद की जरूरत अवश्य पड़ेगी। और हुआ भी वही। भविष्य में यदि कुछ भी ऐसा हो जो नहीं होना चाहिए तो वह मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और उन्होंने मुझे बताना उचित समझा भी। राजवीर सिंह बोले, पर मुझे तो यह तांत्रिक कम और कॉलेज के प्रोफेसर अधिक लगते हैं। मैंने कहा, आपसे किसने कहा मैं तांत्रिक हूं? बस प्रभु ने कुछ असाधारण शक्तियां दी हैं जिनका प्रयोग मैं संसार के भले के लिए करना चाहता हूं। मेरी नजर पूरे घर का मुआयना कर रही थी। मैंने आदर्श से अपने साथ आने को कहा और पूरे घर का निरीक्षण किया। फिर रिमझिम के कमरे में आकर मैं रुक गया। मेरे चेहरे पर न जाने किसे देखकर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। फिर मैंने आदर्श से कुछ सामान लाने को कहा। मैंने रिमझिम से कहा, बेटा रिमझिम,
अपने पिताजी को बुला लो और उनसे कहना तुम्हारी मां की कोई फोटो भी ले आए। रिमझिम ने आश्चर्य से पूछा, पापा को बुलाऊं और मां की फोटो भी, और वो भी यहां? मैंने कहा, कुछ सवालों के जवाब समय देता है बेटा, फिलहाल जो कहा है वही करो। इतना कहकर मैंने आदर्श के लाए हुए सामान से पूजा करनी शुरू कर दी। शर्मिला देवी व राजवीर सिंह भी पूजा में बैठे थे। पूजा का तात्पर्य किसी को भी नहीं पता था। ज्यों ज्यों पूजा होती जा रही थी वैसे ही बाहर बादल उमड़ घुमड़ कर रहे थे। थोड़ी ही देर में महेंद्र नंदिनी की फोटो के साथ अपनी बिटिया के ससुराल आ पहुंचे। मैंने उनसे इशारे से फोटो पर हार चढ़ाने के लिए कहा। फिर मैंने महेंद्र से नंदिनी के श्राद्ध के मंत्र बुलवाए। तभी जोरदार आवाज हुई और धड़ाम से बाहर का दरवाजा गिर गया। आदर्श ने उठने की कोशिश की पर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया व सभी को उठने से मना कर दिया। मैंने सामने देखते हुए कहा, बहन तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम अपनी दुनिया में जाओ। मेरे हाथ सम्मान में जुड़े हुए थे। सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी मैंने अपने सामने रखी थाली की तरफ इशारा किया जिसमें जल भर कर रखा था। सभी ने उसमें देखा तो नंदिनी थी। खुले बाल और मटमैली सी साड़ी में खूबसूरत नंदिनी अब विकृत हो चुकी थी। रिमझिम की आंखों में आंसू आ गए। महेंद्र की आंखें भी नम हो गईं। सभी को एक बेहद तीखी व तेज आवाज सुनाई दी, नहीं जाऊंगी। मैंने दृढ़ता से कहा, बहन मैं तुम्हारा उद्धार 2 साल पहले ही कर सकता था जब मैंने तुम्हें इन बच्चों के साथ वाराणसी में देखा था, पर संभवतः तुम्हारा कुछ कार्य शेष होगा। यह सोचकर मैंने कुछ नहीं कहा, परंतु अब तुम्हें जाना होगा बहन। फिर से वही स्वर सुनाई दिया, नहीं मैं अपनी बच्ची को नहीं छोड़ पाऊंगी। मेरे व मेरी बिटिया के मध्य मैंने अपनी मृत्यु को भी नहीं आने दिया। इस पूरी दुनिया में उसे अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। मैंने आदर्श की ओर देखा। आदर्श ने कहा, रिमझिम अकेली कहां है मां, मैं सदा उसके साथ हूं। तभी फिर स्वर गूंजा, महेंद्र भी थे ना मेरे साथ, पर फिर भी उसके माता पिता ने मुझे मार दिया कि नहीं। इस बार नंदिनी का रुदन सुनाई दिया। सबके मुंह खुले रह गए। रिमझिम ने रोते रोते कहा, मां दादा दादी ने तुम्हें मारा। मैंने कहा, पर यह तो स्वार्थ हुआ ना बहन। कितनी लड़कियां आज भी दहेज या फिर लड़के की चाह में मार दी जाती है, केवल अपनी बिटिया की रक्षा करना, क्या यह उचित है? शर्मिला देवी ने रोते रोते कहा, बहन मुझे मेरे पोते की कसम, मैं कभी भी रिमझिम को दुखी नहीं करूंगी। रश्मि व रिमझिम में कोई फर्क नहीं करूंगी। और यह मैं आपके जाने की वजह से नहीं कह रही हूं, पर आपके समर्पण व त्याग ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने कहा, बहन अब आप अपनी दुनिया में जाइए। संसार के सभी बच्चों को आपके जैसी मां मिले, प्रभु से मेरी यही विनती है। मेरी आंखों में भी आंसू थे। सभी ने देखा जल में नंदिनी की परछाई को गायब होते हुए। मैंने ने थाली का जल एक कलश में भरकर महेंद्र को दे दिया और कहा, इसे गंगा मैया में विलीन कर दीजिएगा। आदर्श ने कहा, पापा मैं और रिमझिम भी चलेंगे आपके साथ वाराणसी। तत्पश्चात घर का शुद्धिकरण किया गया वो बाकी लोग वाराणसी की ओर चले गए। सभी लोग शांत थे, पर महेंद्र के मस्तिष्क में नंदिनी के बोल बार बार गूंज रहे थे। उसने जो कहा था वही हुआ भी। इतनी बड़ी दुनिया में रिमझिम को अकेले छोड़कर मुझसे तो मरा भी नहीं जाएगा महेंद्र जी। साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज की कटु सच्चाई है जिसे हम सब नजरअंदाज करते आए हैं। एक मां अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए मौत से भी लड़ गई, लेकिन सोचिए ऐसा क्यों हुआ? क्यों उसे एक प्रेतनी बनकर अपनी बेटी की रक्षा करनी पड़ी? सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बेटे की चाह ने उस घर को नरक बना दिया था। ये वही समाज है जहां बेटियों की कोई कद्र नहीं होती, पर जब कोई संकट आता है तो घर को संभालने वाली वही बेटियां होती हैं। अभी भी कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे ये तो कहानी थी, असल जिंदगी में ऐसा कहां होता है? तो सुन लीजिए, असल जिंदगी में यही हो रहा है। लड़कियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है और फिर समाज सवाल उठाता है, कहां गए हमारे संस्कार? क्यों बर्बाद हो रहा है समाज? अरे आपने ही अपने भविष्य को मार दिया है और अब पूछते हो क्यों बर्बाद हो रहे हो? वाह कैसी विडंबना है ना।
वंश बचाने के नाम पर आप अपनी बेटियों का गला घोंट देते हो और फिर जब घर उजड़ता है तो सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ। समाज में बदलाव चाहिए, पर सोच बदलने की जरूरत किसी को नहीं। बेटा चाहिए ताकि वंश चले, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि जो बेटियां पैदा ही नहीं होंगी वो किस वंश को आगे बढ़ाएंगी। भाई साहब, आप यह समझ लीजिए कि अगर यही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी वंश परंपरा का कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। और उन लोगों के लिए जो अभी भी सोचते हैं कि लड़का होना ही सब कुछ है, उनसे एक सवाल है, आपकी माँ क्या है? वो भी एक औरत है। अगर आपके दादा दादी ने भी यही सोच रखी होती तो आप आज इस दुनिया में होते क्या? पर नहीं, हम इतनी सीधी बात समझने में सालों से फेल हो रहे हैं और फिर शिकायत करते हैं कि समाज क्यों गिर रहा है। अरे गिर रहा है क्योंकि आपने ही उसकी नींव को खोखला कर दिया है। लड़कियों को मारकर, बेटियों की अनदेखी करके आप वही फसल काट रहे हो जो आपने बोई है। और अगर अभी भी आप यह बात नहीं समझे तो यकीन मानिए, वक्त दूर नहीं जब आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि समाज, जिसे शिक्षित और प्रगतिशील कहा जाता है, वह अब भी इसी पुरानी घिसी पिटी सोच से जकड़ा हुआ है। लड़का पैदा हो जाए तो घर में ढोल नगाड़े बजते हैं, और अगर लड़की हो जाए तो एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। क्यों? क्या लड़कियां उस घर की रोशनी नहीं बन सकती? क्या वह आपके परिवार का नाम ऊंचा नहीं कर सकती? या फिर आपके संस्कार इतने खोखले हैं कि आपको अपनी बेटियों पर भरोसा नहीं है? एक सवाल है, आप लड़के के लिए इतने दीवाने क्यों हैं? वंश चलाना है, यही तर्क दिया जाता है। परंतु सच ये है कि जिस घर में एक बेटी का स्वागत नहीं हो सकता, वहां कोई भी वंश कैसे आगे बढ़ सकता है? अगर आप बेटियों को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर देते हैं तो सोचिए आपका वंश कैसे चलेगा। क्या आपको यह नहीं पता कि जिस वंश की आप बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत भी किसी बेटी से ही होती है? अगर आपकी माँ को भी वही तिरस्कार मिलता जो आप अपनी बेटियों को देते हैं, तो क्या आप आज इस दुनिया में होते? लड़का लड़की के भेदभाव पर बात करना अब शर्म की बात हो चुकी है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां चांद पर पहुंच चुके हैं और इस धरती पर अभी भी लड़का पैदा करने की सोच के पीछे भाग रहे हैं। क्या समाज की प्रगति का मतलब सिर्फ तकनीकी विकास है, या फिर हमें अपने विचारों में भी परिवर्तन लाने की जरूरत है? सोचिए, अगर आपकी बेटी भी उतनी ही सम्मान की हकदार होती जितना आपका बेटा, तो क्या समाज में इतना विष फैलता? बेटियां घर को संवारती हैं, समाज को मजबूती देती हैं, और फिर भी उन्हें वंश का हिस्सा नहीं माना जाता। क्या यह सिर्फ एक विडंबना नहीं, बल्कि समाज की मूर्खता का सबसे बड़ा उदाहरण नहीं है? अगर वंश के नाम पर बेटियों का बलिदान करना ही आपकी परंपरा है, तो ऐसी परंपरा पर शर्म आनी चाहिए। आपको अपनी सोच पर दोबारा विचार करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। और अगर आप इस ताकत को नहीं पहचानते तो यकीन मानिए, आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। लड़का लड़की के भेदभाव ने समाज को अंदर से खोखला कर दिया है। यह एक ऐसा रोग है जो हमारी जड़ों को खत्म कर रहा है। अगर हम इस सच्चाई को आज नहीं समझे तो कल बहुत देर हो जाएगी, और तब न तो आपका वंश बचेगा और न ही आपकी वो सोच जिसके लिए आपने अपनी बेटियों को बलिदान किया था। तो दोस्तों, अब भी वक्त है। लड़कियों और लड़कों में फर्क करना बंद कीजिए। याद रखिए, जिस समाज में बेटियों की कद्र नहीं होती, वह समाज ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। और अगली बार जब कोई कहे वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए, तो उन्हें ये स्टोरी सुनाइए, ताकि उन्हें पता चले कि असली ताकत कहाँ है। तो मुझे यकीन है कि यह स्टोरी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। हालांकि काफी कम लोग ऐसे होंगे जो अब आखिर तक मेरी बात को सुन रहे होंगे, लेकिन अगर आप उन चुनिंदा साथियों में से हैं और लॉयल फैमिली है, तो मुझे अभी के अभी कंप्लेंट में लिखिए कि अब से आप भेदभाव को बंद कर देंगे, और मैं आपका नाम अगली स्टोरी में लेने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, अब हम अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम लेते हैं। गीता रानी, गोरखपुर, अजय श्रिया, गुजरात, अमरजीत सिंह, चंडीगढ़, दीपू सिंह, दिल्ली, रतनलाल, बेंगलोर, देव यादव, आगरा, सुरेश मीणा, जयपुर, शशिकांत, मरगज, महाराष्ट्र, तशी बापू,
पूजा राजपूत, पंजाब। धन्यवाद। और याद रखिए, समाज वही है जो इंसानियत को ऊपर रखे, न कि बेवजह के भेदभाव को। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ, और शायद कुछ और सच्चाई के साथ। तब तक सोचिए, लेकिन सही सोचिए।